नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह गीला स्वागत करता हूं आपका डागुर्स ऐप पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान का एक और नया टॉपिक, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। और आप जो स्क्रीन पे पिक आप लोगों को नजर आ रही है, उसके बेसिस पे जरूर आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि आज मैं कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आप लोगों के बीच चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने भारत सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंगों को लेकर चर्चा की। सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। पहला, व्यवस्थापिका या विधायिका, जिसे अपन संसद कहते हैं। सरकार के उस प्रथम अंग के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है। देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कानूनों का निर्माण किया जाता है, जिसे अपन संसद कहते हैं। संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। ये बात अपन ने पिछले टॉपिक में भी की। सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है दोस्तों कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। और कार्यपालिका का मुख्य कार्य है विधायिका या व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए जो कानून है उनको इंप्लीमेंट करना, उनको लागू करना, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज। ये प्रमुख कार्य है दूसरे महत्वपूर्ण अंग का। अब आज अपन चर्चा करेंगे सरकार के तीसरे महत्वपूर्ण अंग को लेकर, न्यायपालिका को लेकर, जुडिशरी को लेकर, जो किसी भी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। दोस्तों, कानून चाहे कितने भी अच्छे बनाए हो, कितने बेहतरीन तरीके से उनको लागू किया गया हो, लेकिन अगर उनका संरक्षण प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है, अगर न्यायिक व्यवस्था अगर सही तरीके से स्थापित नहीं की गई है, अगर स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित नहीं की गई है, तो कोई गारंटी नहीं है कि अच्छे बनाए गए और अच्छी तरीके से लागू किए गए कानून सही तरीके से काम कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज चर्चा करते हैं भारत सरकार के इसी सबसे महत्वपूर्ण और तीसरे अंग न्यायपालिका को लेकर। ये हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का चित्र आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। यही वह जगह है जहां पर इस देश की सबसे बड़े से बड़े मुकदमे को सुना जाता है। बड़े से बड़े मुकदमे में चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे बिल्कुल दरिद्र हो, हर व्यक्ति यहां पर एक ही उम्मीद से आता है और वो आता है न्याय इंसाफ के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे ना सही अगर कभी न्यायालय जाने का मौका नहीं मिला हो तो फिल्मों में ही सही आप लोगों ने देखा होगा कि एक व्यक्ति है जिसने आंख पे पट्टी बांध रखी है और हाथ में तराजू लिया हुआ है कि मेरी नजर में चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, हर व्यक्ति समान होगा। मैं जो न्याय करूंगा वह अमीरी और गरीबी को देखकर नहीं, किसी जाति को देखकर नहीं, किसी धर्म को देखकर नहीं। जो न्याय कहता है, जो संविधान कहता है, हमारे देश की जो न्यायतंत्र कहता है, उसके हिसाब से निर्णय दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस न्यायपालिका के संदर्भ में भारतीय संविधान में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं? भारतीय संविधान के भाग 5 में न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। भाग 5 के अनुच्छेद 124 से लेकर 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, पहले मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की थी। इनिशियल स्टेज में अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भारत संघ को लेकर 4 अनुच्छेदों का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के प्रावधानों को अपन ने पढ़ा। 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार पढ़े। 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े, डीपीएसपी पढ़े। 51 क में फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़े, मौलिक कर्तव्य पढ़े। और फिर 52 से लेकर अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के संदर्भ में, हालांकि आगे भी और जो आर्टिकल्स है वो राष्ट्रपति के संदर्भित हैं। उसके बाद अनुच्छेद 63 से लेकर 70-71 तक उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बात की। फिर 72 में राष्ट्रीय संबंधित प्रावधानों को लेकर पढ़ा। 74, 75, 77, 78 में प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा की। और फिर अनुच्छेद 79 से लेकर 122-23 तक
संसद के बारे में अपन ने चर्चा की। तो आज भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच क्या प्रावधान है, हमारी न्यायपालिका को लेकर क्या प्रोविजंस किए गए हैं, उन सभी प्रोविजंस को अपन डिटेल में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो प्रारंभ करता हूं मैं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पिक और इसके बाद की कहानी को लेकर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच इसका उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, बहुत बार कई सारे स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं अक्सर। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय कह दीजिए, सुप्रीम कोर्ट कह दीजिए, या उच्चतम न्यायालय कह दीजिए, एक ही बात है। अक्सर जब ऑफलाइन क्लासेज में एक बार किसी बैच में पढ़ा रहा था और उसमें स्टूडेंट ने ध्यान प्रॉपर तरीके से दिया नहीं और मैं सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक कंप्लीट करवा के चला गया। दूसरे दिन आते ही मैंने जब अगला टॉपिक स्टार्ट किया तो वो स्टूडेंट खड़ा होकर बोलता है कि सर एक टॉपिक छोड़ दिया आपने। मैंने कहा भाई कौन सा टॉपिक छोड़ दिया? कि सर आपने सर्वोच्च न्यायालय तो कंप्लीट करवा दिया लेकिन उच्चतम न्यायालय नहीं पढ़ाया हमारे को। तो इस प्रकार की स्थिति आप लोगों के साथ उत्पन्न ना हो, बताना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय कह दीजिए, इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कह दीजिए या उच्चतम न्यायालय कह दीजिए, एक ही बात है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय इस वजह से कहा जाता है कि इस न्यायालय में भारत के जितने भी जो उच्च न्यायालय हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनके द्वारा दिए गए मामलों के विरुद्ध भी इसमें अपील की जा सकती है। इसका निर्णय अंतिम होगा, सर्वोच्च होगा, सर्वमान्य होगा। इस वजह से इसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है दोस्तों। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं उच्चतम न्यायालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो क्या प्रावधान रहे दोस्तों? आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि ब्रिटिशर्स भारत में आए। हालांकि संवैधानिक विकास को लेकर जब अपन ने चर्चा की थी तो वहां पर भी मैंने बताया था आप लोगों को, और 1773 ईस्वी का जब रेगुलेटिंग एक्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो वहां पर मैंने कहा था कि याद रखिएगा इस सर्वोच्च न्यायालय को। आगे जाकर जब सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा तो वहां पर वापस से इन सारी चीजों का रिपीटेशन होगा। उसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात है दोस्तों। 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में 17 एंड 74 में 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई दोस्तों। और इस सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने सर एलिजाह इम्पे। सर एलिजाह इम्पे। क्लियर? अब ये तो बने मुख्य न्यायाधीश। इस मुख्य न्यायाधीश के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश भी बने दोस्तों। तो अपन कह सकते हैं कि 1774 ईस्वी में जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, उस सर्वोच्च न्यायालय में 4 सदस्य थे, या 4 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश जो सर एलिजा इम्पे बने थे और 3 अन्य न्यायाधीश। अब वो 3 अन्य न्यायाधीश कौन से थे दोस्तों? लिमेंस्टर, चैम्बर्स और तीसरे थे हाइड। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने सर एलिजा इम्पे और मुख्य न्यायाधीश के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश, एक लिमेंस्टर, चैम्बर्स और तीसरे हाइड। अब दोस्तों उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो जब आप लोगों से मैंने 1935 ईस्वी का
1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम डिस्कस किया था। भारत शासन अधिनियम, तो उस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आप लोगों को बताया था मैंने कि 1 अक्टूबर 1937 को, 1 अक्टूबर 1937 को, 1 अक्टूबर 1937 को भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब आप लोगों को संघीय न्यायालय भी याद रखना पड़ेगा, फेडरल कोर्ट भी याद रखना पड़ेगा। कई बार डायरेक्ट ऐसा पूछ लिया जाता है फेडरल कोर्ट की स्थापना कब की गई। अब आप लोग देखो, नहीं संघीय न्यायालय की हुई थी 1937 में, तो फेडरल कोर्ट कहां से आ गया। हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी प्रकार के हिंदी की वर्ड को लेकर आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है तो एक बार इंग्लिश की वर्ड पे जरूर जाइए। आप लोग, पेपर हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस पे प्लीज एक बार जरूर जाइए, वहां से जरूर हेल्प मिलेगी आपको। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1 अक्टूबर 1937 को की गई। अब दोस्तों, इस फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने वो बने मॉरिस ग्वेर। मॉरिस ग्वेर पहले मुख्य न्यायाधीश बने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के। लेकिन दोस्तों, ये जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था ये अंतिम न्यायालय नहीं था, ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। अब अंतिम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से क्या मतलब है? क्योंकि इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। और वो अपील कहां की जा सकती थी दोस्तों? लंदन में स्थित जो प्रीवी काउंसिल थी, उससे लंदन में स्थित प्रीवी काउंसिल में इस निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। तो पहले अपन ने बात की 1774 ईस्वी में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई उसको लेकर, फिर अपन ने बात की 1935 ईस्वी में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई उसको लेकर। दोस्तों, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और उसके ठीक 2 दिन बाद 28 जनवरी, याद रखिएगा इस डेट को, 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय, करंट सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। अब दोस्तों, इस सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो 1+7 कुल 8 न्यायाधीश वाला ये सुप्रीम कोर्ट था। जो मुख्य न्यायाधीश बने पहले इस सर्वोच्च न्यायालय के वो थे दोस्तों हीरालाल जे कानिया। बहुत सारे लोग हरीलाल भी लिखते हैं इसको, इंग्लिश का वो केवल ट्रांसलेशन का फर्क है। हीरालाल जे कानिया, ये है हीरालाल जे कानिया जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था उसके चौथे मुख्य न्यायाधीश थे, फोर्थ चीफ जस्टिस थे, चौथे मुख्य न्यायाधीश थे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के, एफसीआई के, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इस संघीय न्यायालय के चौथे मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय था उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो 4 क्वेश्चन यहां से बनेंगे आपके। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को। जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो कितना सदस्यीय था? 1+7 8 सदस्यीय था। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो हीरालाल जे कानिया इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने। हीरालाल जे कानिया के पहले के इतिहास के संदर्भ में अगर अपन बात करें, पृष्ठभूमि इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो हीरालाल जे कानिया फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के संघीय न्यायालय के चौथे मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यही बेसिक बातें
पहला 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। दूसरा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1 अक्टूबर 1937 प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्णय के विरुद्ध। और तीसरा वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया 28 जनवरी 1950 को। दोस्तों चलिए अब एक एक आर्टिकल को लेकर अपन चर्चा करेंगे दोस्तों, एक एक अनुच्छेद को लेकर अपन बात करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124। अब 124 क्या कहता है? भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई तो उस संदर्भ में क्या प्रावधान थे? जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। एक चीफ जस्टिस होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। एक बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, इसको नोट डाल के अंडरलाइन करके या बहुत डॉट डॉट लगा के कुछ भी किसी प्रकार से लिखिए आप लोग। लेकिन अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और मैक्सिमम स्टूडेंट गलतियां करते हैं उसमें कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में अगर वृद्धि करनी है तो वृद्धि कौन कर सकता है? पहला ऑप्शन आएगा राष्ट्रपति, और 90% लोग, अगर ये नहीं पढ़ा हुआ तो 90% लोग राष्ट्रपति करके आएंगे उसमें। दूसरा ऑप्शन आएगा प्रधानमंत्री। तीसरा ऑप्शन आएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और चौथा ऑप्शन आएगा संसद। संसद तक तो वही लोग पहुंचेंगे जिनके फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हैं। तो दोस्तों न्यायाधीशों की संख्या संसद बढ़ा सकती है, पार्लियामेंट बढ़ा सकती है। क्लियर? पार्लियामेंट, संसद बढ़ा सकती है। वर्तमान संदर्भ में अगर मैं बात करूं, अभी मुख्य न्यायाधीशों के संदर्भ में मैं बात करूं तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, कुल 34 न्यायाधीश है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय में अगर वर्तमान संदर्भ में मैं बात करूं तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, तो कुल 34 न्यायाधीश हैं, 34 न्यायाधीश हैं। आगे अगर मैं बात करूं नियुक्ति को लेकर क्या प्रोविजन है, तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा। राष्ट्रपति द्वारा या फिर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा। अब इस परामर्श का मतलब क्या है दोस्तों? ये जो परामर्श है इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? तो परामर्श से क्या तात्पर्य है, इस बात को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का यह मामला जाना जाता है प्रथम जजवाद 1982 के नाम से, फर्स्ट जज केस 1982। और क्या प्रावधान थे उसमें? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि परामर्श से तात्पर्य है मुख्य न्यायाधीश के साथ विचारों का आदान प्रदान करना केवल। और विचारों का आदान प्रदान करने का मतलब है कि अगर मुख्य न्यायाधीश कोई सलाह है देश के राष्ट्रपति को देते हैं तो राष्ट्रपति उस सलाह को माने, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। अर्थात मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा दोस्तों। ये बात है प्रथम जजवाद 1982 की। लेकिन इसके ठीक 11 साल बाद फिर कोर्ट में गया मामला, जिसे द्वितीय जजवाद 1993 के नाम से अपन जानते हैं, सेकंड जज केस 1993 के नाम से अपन जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले निर्णय को उलट दिया, बिल्कुल चेंज, और माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति के लिए क्या होगी? बाध्यकारी होगी। लेकिन ये बाध्यता दोस्तों अकेले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी गई सलाह के आधार पर नहीं होगी। एक पैनल बना दिया गया और उस पैनल में क्या प्रावधान था? लेकिन ये सलाह है मुख्य न्यायाधीश अकेला नहीं देगा, बल्कि मुख्य न्यायाधीश व 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के द्वारा दी जाएगी। 1+2, 3 न्यायाधीशों का पैनल। और इसी 3 न्यायाधीशों के पैनल को क्या नाम दिया गया दोस्तों? कॉलेजियम व्यवस्था। वही कॉलेजियम व्यवस्था जिसके आधार पर वर्तमान में भी
न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जजेस को अपॉइंट किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, और वो महत्वपूर्ण बात क्या है, हालांकि बीच में एनजेसी का प्रावधान आता है, जो अपन अभी चर्चा करेंगे, डिटेल में बात करेंगे एनजेसी को लेकर, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को लेकर, कॉलेजियम व्यवस्था जिसको आगे जाकर चैलेंज कर दिया जाता है और फिर एनजेसी का गठन होता है, फिर एनजेसी को वापस से हटाया जाता है और वर्तमान में भी इसी कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अभी दोस्तों पिछले दिनों जब ग्रेड फर्स्ट का चुनाव, फर्स्ट का एग्जाम हुआ, स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हुआ, तो उस स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी लिया गया। और क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कॉलेजियम व्यवस्था कब अस्तित्व में आई। अब दोस्तों स्टूडेंट वहां पर थोड़ी सी कंफ्यूज रहे। कंफ्यूजन किस प्रकार का रहा, क्वेश्चन था उसमें कि कॉलेजियम व्यवस्था कब अस्तित्व में आई, उसका राइट आंसर होना था 1993। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात थी कि शायद जो तीसरा जजवाद है 1998 का, उस समय से ये कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में आई। दोस्तों वर्तमान जो कॉलेजियम व्यवस्था है, वर्तमान कॉलेजियम व्यवस्था का मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, ये 5 न्यायाधीशों के पैनल वाला जो कॉलेजियम व्यवस्था है, ये कॉलेजियम व्यवस्था तृतीय जजवाद में 1998 में अस्तित्व में आई। लेकिन जो कॉलेजियम व्यवस्था है ये अस्तित्व में आई दोस्तों द्वितीय जजवाद 1993 में। तो इस बात को याद रखिएगा, फैक्ट को भूलना नहीं है। यदि अकेला मुख्य न्यायाधीश सलाह देता है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। 2 डिसीजन दोस्तों यहां पर दे दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहला डिसीजन क्या दिया गया कि अगर 2 अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के और एक मुख्य न्यायाधीश, इन 3 न्यायाधीशों के कॉलेजियम के द्वारा अगर कोई राय दे दी जाती है देश के राष्ट्रपति को, तो वह राय माननी आवश्यक है। लेकिन किस मामले में माननी आवश्यक है, जब तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से ये राय या ये परामर्श दिया जाए। अकेला अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इस प्रकार की सलाह देश के राष्ट्रपति को देता है तो उस सलाह को मानने के लिए देश का राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। इस बात को याद रखिए दोस्तों। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दूसरा क्या निर्णय दिया गया कि उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उससे ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए। दोस्तों जब संविधान के बुनियादी ढांचे को लेकर मैंने केशवानंद भारती केस के संदर्भ में आप लोगों के साथ चर्चा की थी, तो वहां पर आप लोगों को बताया था मैंने कि एक कल्चर बीच में डेवलप हो गया था। कब हुआ था, जब 1973 ईस्वी का केशवानंद भारती वाला मामले का निर्णय आया था। उससे पहले गोलकनाथ वाले मामले का निर्णय आया था। उससे पहले अगर मैं बात करूं, 1967 के बाद की अगर मैं बात करूं तो प्रीविपर्स बैंकों की राष्ट्रीयकरण, इन तमाम मामलों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था तो उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में दोस्तों एक न्यायाधीश हुआ करते थे A.N. रे, अजीत नाथ रे। और इन अजीत नाथ रे ने केशवानंद भारती वाले मामले में इंदिरा गांधी सरकार का समर्थन किया था। उन्होंने केशवानंद भारती वाला जो मामला 7-6 से 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी पीठ के द्वारा जो निर्णय दिया गया था, उसमें 7-6 से जब ये निर्णय आया था तो जो 6 न्यायाधीश थे जो इस निर्णय के विरुद्ध थे, उनमें से एक अजीत नाथ रे थे। और इसी अजीत नाथ रे को आगे जाकर इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा फायदा दिया गया, जब 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता के उल्लंघन करके इनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। उसके बाद जो हंसराज खन्ना है, जिन्होंने केशवानंद भारती वाले मामले में सरकार के विरुद्ध निर्णय दिया था, वो वरिष्ठता के आधार पर मिर्जा हमीदुल्ला बेग से वरिष्ठ न्यायाधीश थे। वहां पर भी वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा मिर्जा हमीदुल्ला बेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। वो बात अलग है कि फिर हंसराज खन्ना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों उस वक्त एक कल्चर डेवलप हो गया था कि जो भी न्यायाधीश सरकार के पक्ष में अपने निर्णय देगा उसे ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन 1993 के सेकेंड जजवाद में, द्वितीय जजवाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर कर दिया गया कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, जो सीनियर मोस्ट जज होगा, उसी के द्वारा या उसी को ही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। क्लियर? चलिए दोस्तों आगे क्या प्रावधान है। अगला जजवाद, तृतीय जजवाद 1998।
1998। तृतीय जजवाद में क्या मामला रहा दोस्तों? उच्चतम न्यायालय ने अपने पिछले निर्णय की पुष्टि की, लेकिन साथ ही माना कि मुख्य न्यायाधीश के साथ 2 वरिष्ठ न्यायाधीश नहीं, अब की बार होंगे 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। तो कहने का मतलब है 1 + 4, 5 न्यायाधीशों की जो वर्तमान कॉलेजियम व्यवस्था है वो कब अस्तित्व में आई दोस्तों? तृतीय जजवाद 1998 के द्वारा। यदि कॉलेजियम के 2 सदस्य, क्या प्रावधान कर दिया गया दोस्तों? यदि कॉलेजियम के 2 सदस्य इस सलाह से सहमत नहीं हो तो राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कहने का मतलब है 5 न्यायाधीशों का पैनल, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश। इन 5 में से अगर 2 भी विरोध में हो तो उस कंडीशन में दी गई राय को मानने के लिए देश का राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा दोस्तों। चलिए आगे। वर्तमान कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में आई। यदि राष्ट्रपति कॉलेजियम की सलाह को नहीं मानता है तो उसे इस बात का कारण बताना होगा। साथ में क्या प्रोविजन कर दिया गया दोस्तों? वो बात तो अलग है कि अगर 2 न्यायाधीश विरोध में हैं, जो राय दी गई है देश के राष्ट्रपति को, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अगर बहुमत के साथ, या फिर अपन कह सकते हैं कि 5 न्यायाधीशों ने सहमति से कोई राय या परामर्श दिया है और उस संदर्भ में अगर राष्ट्रपति सलाह को नहीं मान रहा है तो देश के राष्ट्रपति को कारण बताना पड़ेगा कि भाई क्यों नहीं मानी आपने ये बात। अगला, समय के साथ कॉलेजियम व्यवस्था की आलोचना होने लगी दोस्तों, क्रिटिसिज्म होने लगी, और क्रिटिसिज्म का एक ही बेसिस था, एक ही आधार था। और क्या आधार था? कि ये बिल्कुल बंद कमरे में सारा मामला होता है, पारदर्शिता का अभाव है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें, कौन इस चीज का डिसाइड करता है कि ये वरिष्ठ है कि नहीं है। कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद के आरोप भी दोस्तों इस कॉलेजियम व्यवस्था पर लगाए जाने लगे। इन सारे मामलों को देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 2014 में भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया, 98वां संविधान संशोधन अधिनियम, और उसी 98वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। वही बात है, क्योंकि एक बंद व्यवस्था है जिसमें पारदर्शिता का अभाव है, न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया व आधार भी स्पष्ट नहीं है। कुछ लोगों ने इस पर भाई भतीजावाद के आरोप भी लगाए। साथ में कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं आदि का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी की चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।